नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद छतरपुर और आपके साथ मैं हूं उमर बुंदेला। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ी मलहरा में और हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया जी। हम जानेंगे इनसे कि ओबीसी महासभा के कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम है, क्या रणनीति के साथ क्या कार्यक्रम है और किस रणनीति में आगामी विधानसभा में प्रभाव डालेगी ओबीसी महासभा के बारे में तमाम जानकारी हम उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रदीप जी, जानना चाहेंगे कि कल जो एक कार्यक्रम रखा गया है, क्या उसकी मुख्य भूमिका है, किस तरीके का कार्यक्रम है? कल का आयोजन हमारे गृह नगर गढ़ी मलहरा में रखा गया है और इस आयोजन का चूँकि जनजागरण काफ़ी लंबे समय से ओबीसी महासभा के बैनर तले समूचे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में चारों स्तंभ में हमारी जो भागीदारी है, हमारी जो समाज की भागीदारी है, उसको लेकर लगातार सरकारों तक बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य सामने है 2023-24, क्योंकि चारों स्तंभ की बात की है मैंने, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका शैक्षणिक और राजनीतिक, ये चारों की हमारी सबसे प्रथम मांग ये है और साथ में जातिगत जनगणना की हमारी मांग है। अभी तक देखा गया है कि इससे पहले की चुनावों में जब तक ओबीसी महासभा इतना सक्रिय नहीं था, ओबीसी वर्ग को सिर्फ एक वोट बैंक तक ही सीमित समझा गया था कि चुनाव आते ही हमारे भाई, हमारे इन सब चीज़ों को लेकर। तो इस बार ओबीसी महासभा की क्या तैयारी है विधानसभा के लिए? देखिए, ओबीसी महासभा निश्चित ही समय नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है तो राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ रही हैं और आने वाले समय में समूचे हमारा महासभा के जितने भी हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं प्रदेश के और राष्ट्र के, सब लोग मिलकर जल्दी से निर्णय करके कि हमें कौन हमारी हिस्सेदारी देने के लिए बाध्य है और तैयार है और हमारी मांगें मानने के लिए तैयार है, हम उनके साथ जाएंगे। और नहीं तो फिर हम तीसरे विकल्प की तरफ से, हम अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से सहयोग करेंगे, हम अपने प्रत्याशियों को निकालने का प्रयास करेंगे। अगर मौका मिलता है ओबीसी महासभा को कि वो आगामी विधानसभा में भी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे, तो किस हद तक ये दूसरी पार्टियों के लिए सिरदर्दी बन सकती है या चुनौती बन सकती है ओबीसी महासभा? देखिए, चुनौती तो सीधी सी बात है कि 70% लगभग, जैसे जिस महाराजपुर विधानसभा में हम बैठे हैं, यहाँ 70% से ज़्यादा ओबीसी समुदाय निवासरत है और इस 70% ओबीसी समाज के साथ साथ एसटी समाज भी है। इस समाज के लिए अभी तक जब से मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ है, तब से लेकर आज दिनांक तक इनके बीच से कोई प्रतिनिधित्व करने पहुंचा नहीं है। तो जब उनके बीच से प्रतिनिधित्व करने नहीं पहुंचा है तो उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम नौकरी चाकरी से लेके, तो उन पर कोई बात ही नहीं होती। तो निश्चित है कि इस बार हम लोग सब लोग मिलकर बैठकर एक विज़न के साथ और महाराजपुर विधानसभा के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश में इसी रणनीति पर काम करने वाले हैं। अभी देखा गया है कि ओबीसी महासभा द्वारा ओबीसी वर्ग में उनके अधिकारों को लेकर उनको जागरूक करने के लिए तमाम सभाएं रखी जाती हैं, पर अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां पर उनकी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं और वो वर्ग पार्टी विशेष तक सीमित है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, चूँकि करंट नीचे तक उतर चुका है, अर्थ जो ज़मीन पर करंट जो है वो समुदाय में उतर चुका है और आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर, जब आप वोट की बात आएगी, जब वोट के समय पे आप देखिएगा जिस तरीके से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में सामंत का और साथ साथ जिस तरीके से सरकार की जो कुठाराघात हुए थे, तो उसका जवाब ओबीसी समुदाय और एससी समुदाय ने दिया था। उसी तर्ज पर अभी विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा वादा है आपसे। और चूँकि मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, सरकार पहुंच नहीं पा रही। हम अगर जो बात कही आपने पार्टी की, तो हमारी बात समाज तक पहुंच गई है। मोबाइल क्रांति का ज़माना है और साथ में हमारा रथ जो घूम रहा है, ओबीसी महासभा का रथ घूम रहा है समूचे छतरपुर जिले के, तो खास करके ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां पर रथ नहीं गया है। अगर रथ गया है तो सीधी सी बात है कि वह अंतिम, समाज के अंतिम पायदान के कान में बात गई है और समाज के अंतिम पायदान के लोगों को यह जानकारी है कि ये किस लिए काम चल रहा है। आप काफ़ी समय से अपने मुद्दे रख रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं और ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जो निर्णायक वर्ग रहेगा चुनाव में जी। तो ओबीसी महासभा को जो अन्य पार्टियां हैं वो किस तरीके से, अब जो 2 महीने का समय बचा है, किस तरीके से उनको मनाने के लिए कोशिश करेंगी? कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मान सकते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी या कांग्रेस इनका आप ओबीसी महासभा के हमदर्द बनेगी?
देखिए कांग्रेस की, जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी अपने मंच से बोल चुके हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ अभी रही बात भाजपा की, तो अभी तक भाजपा जो है सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का अगर कहा जाए तो वो भाजपा के पास था। लेकिन अब वर्तमान में परिस्थितियाँ भिन्न हैं। अब पहले जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही हैं। वोटर समझ चुका है और समाज समझ चुका है कि हमें ठगा गया है, हमें ठगा जा रहा है। आज हम चौरसिया समाज से आते हैं, हम चौरसिया समाज की बात करें। आज आप लोग कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं और पान खेती में भी आप लोग गए हैं, पान बरेजे तक गए हैं। मतलब हमारे समाज की ये इतनी बड़ी दयनीय स्थिति है कि आज आदिवासियों से भी बदतर ज़िंदगी हमारा समाज का व्यक्ति जी रहा है। आप कल्पना करिए, पान किसान की स्थिति इतनी ख़राब है, सरकार 10 साल पहले बोली पान विकास निगम बनाएंगे, पान विकास निगम बनाएंगे, मंडल बनाएंगे। आज तक आप ये बताइए, सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की, और भाजपा के ही मुख्यमंत्री ने बोला था। कांग्रेस की तो सरकार नहीं थी, सापा की तो सरकार नहीं है, केंद्र में डबल इंजन की सरकार इन्हीं की चल रही है। फिर ऐसा समुदाय जो समूचे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में जब इनका जनसंख्या दिया था तो उसमें तेल और बाती डालने का काम चौरसिया समाज ने किया। आज चौरसिया समाज को क्या किया? पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार उनका शोषण करते चले आ रहे हैं। तो निश्चित है कि इस विधानसभा में तो निर्णायक भूमिका में चौरसिया समाज के साथ साथ समूचा ओबीसी समुदाय जो तय करेगा वही होने वाला है। बात करें महाराजपुर विधानसभा की। आप महाराजपुर विधानसभा जो आप पार्टी के रूप में भी प्रत्याशी के रूप में भी सक्रिय हैं आगामी विधानसभा को लेकर, तो अन्य पार्टियों के लिए किस तरीके से आप परेशानियां या उनके लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं? और अभी तक आप कहाँ मानते हैं कि कितना आपकी बात लोगों तक पहुँची है कि आगे अगर आप विधानसभा में उतरते हैं तो लोगों का जन आशीर्वाद कैसे मिलेगा आपको? देखिए, चूँकि ये छतरपुर के महाराजपुर विधानसभा की बात आती है, तो महाराजपुर विधानसभा के अंदर मैंने ये फैक्टर देखा है कि अभी ये लोग सोच रहे थे कि चौरसिया वोट बैंक एक थोक वोट बैंक है, 20 से 25 हज़ार वोट बैंक है, तो चौरसिया गलती करेगा तो कांग्रेस को लाभ मिल जाएगा, या कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो फिर भाजपा को लाभ मिल जाएगा। अब इस निर्णायक भूमिका में है समाज और जमात के, ये तय किया जाएगा कि करना क्या है। वोट कर, चूँकि हम लोग मैनेज होने वाले लोग तो है नहीं है। चौरसिया समाज को अगर कोई व्यक्ति कह दे कि महाराजपुर विधानसभा के अंतर्गत किसी भी चौरसिया ने कोई मैनेज किया है, तो आज दिनांक तक कोई मैनेज नहीं हुआ है। ना बिकाऊ हैं, यहाँ पर सब टिकाऊ हैं, लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे। तो निश्चित है, अब जो समीकरण ये अभी नौगांव के उस तरफ और इस तरफ के बन रहे हैं, तो दोनों की परिस्थितियाँ ख़राब हैं। जिनको टिकट मिली है और जो सिटिंग में है, अगर इनकी बात करें तो इनने शिक्षा पे 8,000 रुपये खर्च करे हैं निधि में, अपनी विधायक निधि से। अब आप बताइए, जिनका शिक्षा का व्यापारी है तो वो विधायक 8,000 रुपये मात्र खर्च करते हैं। अब सरकार गिरी, सरकार में उन्होंने एक अपना रोना रोया कि वो इतना राशि, इतना ऑफर आया था, चले गए, आधे रास्ते तक गए, फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने एक और कहा कि हम मंत्री भी बनने जा रहे थे, तो मंत्री भी नहीं बन पाए। तो ये समझिए आप, ये पब्लिक डोमेन में ये बातें गई हैं। तो पब्लिक डोमेन में जब ये बातें गई हैं और पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बातें गई हैं, तो निश्चित है या तो बदलाव करे पार्टी, अगर उसको फ़ायदा चाहिए तो ओबीसी जो कार्ड की बात है, अगर वोट चाहिए तो फिर ओबीसी कार्ड खेलना पड़ेगा। तो आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए होगा कि आप किसी भी परिस्थिति में आप देखिए कि कौन यहाँ पर समाज के अंतिम लोगों तक टच में है, कौन समाज की बात करने वाला है, कौन विधानसभा में उनकी बात का काम करने वाला है, कौन पढ़ा लिखा युवा है और किस किस फील्ड में कौन क्या करने वाला है। बड़े मार्जिन से हार जीत नहीं होने वाली इस विधानसभा में। इस विधानसभा में अगर देखा जाए, बमुश्किल 40,000 रुपये आज 40,000 वोट, क्षमा करना, 40,000 वोट नोट कर लो, आज मैं आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ। जो 40,000 वोट पाएगा वो विधायक बनेगा। यहाँ पे अब दल नहीं है, अब यहाँ पे दिल वाला नेता विधानसभा जाएगा। अगर हम बात करें कि आगामी चुनाव के टाइम पे साम दाम दंड भेद सब पार्टियाँ ये करेंगी, आपने जो बातें रखी हैं, अगर मध्य प्रदेश में अंतिम मौके पर उसमें से कुछ बातों को अगर वर्तमान सरकार मान लेती है, तो फिर ओबीसी महासभा का क्या प्रतिक्रिया रहेगी चुनाव को लेकर, किस पक्ष में वो हो जाएगी? देखिए, जो वर्तमान में सरकार है वो बात करना और बात मानना वो बहुत दूर की बात है। वो टोटल विपरीत वाली परिस्थितियों में खड़ा हुआ है, टोटल विपरीत परिस्थितियों में खड़ा हुआ है ना। चुनाव को जीतने के लिए आदमी किसी भी हद तक साम दाम दंडभेद जब चलता है, हमारी प्रमुख मान के चलिए से बोलते हैं ना कि वो लॉलीपॉप दे दी, हाँ, अगर उस तरीके का भी कुछ होता है तो क्या भ्रमित होगी पार्टी या इस बार बहकावे में आएगी? नहीं, देखिए आप, हमारी प्रमुख मांगें जो हमने बताएंगे आपके, हमारे चारों स्तंभ की बात हमने आपसे कही है कि हमारे चारों स्तंभ से हम समाज में कुछ दे सकते हैं।
भाई अगर मान के चलिए तहसीलदार बन गया, नौकरी पा लिया, मास्टर टीचर कुछ भी बन गया, प्रोफेसर बन गया या इंस्पेक्टर बन गया, तो मैं नौकरी से किसको क्या दे सकता हूँ। लेकिन हमारे लोगों को अगर राजनीतिक भागीदारी मिलेगी तो निश्चित है कि मैं विधानसभा, इतनी बड़ी विधानसभा होती है जहाँ से 2 से सवा 2 लाख मतदाता होते हैं, तो निश्चित है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो खजाना है उससे हम अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। तो निश्चित ये बात समाज में पहुंच चुकी है और समाज समझ चुका है कि आज कलेक्टर की बात हो या किसी की भी बात हो, तो आज आकस्मिक कोई भी बिजली गिर जाए, जानवर मर जाए, इंसान के साथ कोई धोखा हो जाए या कुछ कैसे अनहोनी हो जाए, उसके लिए कलेक्टर के पास 20 करोड़ रुपए का बजट होता है। अब किसी सरकारी नौकरी में अगर कोई व्यक्ति है तो वो 20 करोड़ रुपए तो खर्च नहीं कर सकता, लेकिन उसको पावर है। अगर प्रतिनिधि अपनी चिट्ठी लिखता है, फ़ोन करता है, तो निश्चित जिसके घर में गमी हुई, आकस्मिक किसी की मृत्यु हुई, तो वहाँ पर वो राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता हैं इन सब चीज़ों को, इन बातों को पब्लिक डोमेन में नहीं पहुँचाते हैं, पब्लिक में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं गरीब गरीब ही बना रहे। एक प्रश्न और करेंगे आपसे कि आप भी विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं और कल आम आदमी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट जारी की है जिसमें आपके ही क्षेत्र से जी रामजी पटेल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। जी तो कहीं 2 से 3 ओबीसी प्रत्याशी अगर एक क्षेत्र पर होंगे तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक कहीं दूसरी पार्टी जैसे कांग्रेस बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये वोट बटेगा आपस में, ऐसा कुछ स्थिति बनेगी। देखिए, ये सारी चीज़ें जब प्रत्याशी जो सामने आता है, तो प्रत्याशी का एक बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी और एक काम करने की चेष्टा समाज के प्रति, जमात के प्रति और कंप्लीट विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, एक क्षमता देखी जाती है। ऐसे तो अब 5 पार्टियां हैं भाजपा कांग्रेस को मिलाकर, तो अब राजनगर की बात करते हैं तो ये प्रतिनिधित्व ऑलरेडी वो कर रहे हैं। 5 साल उनको प्रतिनिधित्व जो उनको मिला है, उनको वो प्रतिनिधित्व पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो जिला पंचायत में सदस्य चुने गए हैं तो उनको जिला पंचायत में 5 वर्ष काम करके पहले जनप्रतिनिधि का अपना धर्म निभाना चाहिए। पहली बात तो ये कहती है, नहीं तो फिर सीधा सीधा सा स्वार्थ समझ में आ रहा है कि आप किसी न किसी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको स्थापित किया गया है। तो आपने कहा कि एक से 3 ओबीसी, तो इस तरीके के लोगों को, ये समाज में पढ़ा लिखा समाज है, युवा भी समझदार है और वोटर भी समझदार है कि कौन किस स्थिति में, परिस्थिति में, कहाँ किस पायदान पर खड़ा है, वो समाज तय कर चुका है। इस विधानसभा में आप बीजेपी को फ्रंट फुट पे मानते हैं या बैक फुट पे, किस फुट पे खेल रही है बीजेपी इस चुनाव में? बीजेपी तो अब जो सर्वे आ रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं। वो सीधी सी बात है कि जब ओबीसी कम्युनिटी के साथ साथ ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं बची है, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे शैक्षणिक वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा वाला हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, मतलब घपले घोटाले की सरकार बन के अंतिम पायदान पर खड़ी है। अभी बात करें जैसे कि छतरपुर विधानसभा में ही बीजेपी ने टिकट वितरण को लेकर बहुत सारी अनियमितताएं, जिससे पार्टी के लोग ही असंतुष्ट हो गए हैं, उनके समर्थकों में असंतुष्टि आई है। और तो ये फ़ायदा कितना पहुंचाएगा दूसरी पार्टियों को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपनी तैयारी में था, चाहे वो महाराजपुर विधानसभा से मान लें, छतरपुर विधानसभा में मान लें, वो अपनी तैयारी में थे, पर इतनी उम्मीद जगाने के बाद उनकी उम्मीद को तोड़ना, ये क्या पार्टी के लिए नुकसानदायक है? जहाँ 2 दर्जन पार्टी में कार्यकर्ताओं की जगह दावेदार होंगे तो निश्चित है राजनीति है ये, और राजनीति जो होती है फिर तो अंतिम, भाई जब किसी का सर्वोच्च निछावर होगा, सम्मान लगा होगा दाव पर, तो निश्चित है पार्टी के अंदर 2 दर्जन दावेदार एक सीट पर होंगे और सबको आश्वासन दिया जाएगा। या तो चयन करें, चयन करने के बाद आश्वासन, जब 2 दर्जन लोग घूमेंगे एक विधानसभा में, मैं भी दावेदार, आप भी दावेदार, मतलब उनका पार्टी प्रोटोकॉल है, जो भी वो उनका पार्टी प्रोटोकॉल है, मुझे नहीं पता, तो निश्चित है फिर आने वाले समय में उनके जो नुकसान तो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और आगामी विधानसभा में आपसे जानना चाहेंगे, ओबीसी महासभा लगभग कितनी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, ये सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग होके रखी हैं, क्योंकि अब वार्ता की बात है कि भाई वर्तमान में संविधान की जो बात है और जिस तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब मोदी जी वार्ड पार्षदी से लेके और लोकसभा तक और राज्यसभा तक की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? 1 नेशन 1 हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हैं? 1 नेशन 1 एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? तो अब अगर अंतिम पायदान का अगर चुनाव होता है, अगर वार्ड पार्षदी का होता है, तो वो भी मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा।
तो फिर हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं फिर उनका काम क्या? तो मतलब पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से लड़ेगा या ये तय करना पड़ेगा ना भाई। तो हमने बात कही कि बाकी चीज़ों के लिए तो वन नेशन वन एजुकेशन ये वाले इस सिस्टम पे कौन बात करेगा? इस पे तो कांग्रेस तो विपक्ष में बैठी हुई है ना। सापा और इंडिया अलायंस की बात करें तो वो लोग तो विपक्ष में हैं। तो क्लियर तो करें, हम तो तैयार हैं, चलो ठीक है। 2 वोट का आपकी तैयारी कितनी सीटों पर इस बार? हमारी जो तैयारी है लगभग हम मध्य प्रदेश में निर्णायक भूमिका में रहेंगे। चंबल और बुंदेलखंड और विंध्य, इन 3 क्षेत्र में हम सक्रिय हैं और 3 क्षेत्र में हम लोग सरकार को बनाने में और सरकार में अपना प्रतिनिधित्व लेने में भूमिका निभाएंगे। आम आदमी दावा कर रही है कि इस बार वो बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, जैसे उसने दिल्ली और पंजाब में अपने परचम लहराए हैं, मध्य प्रदेश में भी लहराएगी। तो तीसरा विकल्प जो एक मतदाता जो हताश हो चुका है, वो तीसरे विकल्प के रूप में क्या ओबीसी महासभा वो पार्टी बनकर, राजनीतिक पार्टी बनकर आएगी इस बार? देखिए, यह एक संगठन है और संगठन जैसे मान के चलिए आप कांग्रेस के अंदर सेवा दल और भाजपा का पीछे से बैकफुट का जो अगर सपोर्ट कहा जाए तो वो आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसी तर्ज पर महासभा एक सामाजिक संगठन तैयार हुआ है। तो संगठन कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। संगठन कोई पार्टी अगर निर्माण होगा तो भविष्य में होगा। वर्तमान में जो है वह सहयोग की भूमिका में है और निर्णायक भूमिका में है कि हमें अभी वर्तमान परिस्थितियां, संविधान जो खतरे में है, इस तरीके से हमारी हिस्सेदारी छिन रही है, इन सब बातों को लेकर अभी हम तय करेंगे। वो सहयोग किस पार्टी की तरफ, झुकाव किस पार्टी की तरफ है? अभी तो हमारी किसी से वार्ता नहीं है कि कांग्रेस या भाजपा या मान के चलिए इन 2 पार्टियों से तो जो मध्य प्रदेश में मुख्य हैं इनसे तो बात नहीं है। बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो हमारे मतलब अगर आगे जाके चुनाव में कोई स्थिति बनती है तो तीसरा विकल्प ओबीसी महासभा सबके लिए रखे हैं कि आप हमसे आके बात कर सकते हैं? हाँ, नहीं, अब संगठन मैंने बताया, संगठन अपने बीच से नेता निकालेगा। संगठन का काम है एक निर्माण करना, उस व्यवस्था में उन लोगों को पहुंचाना। और चूँकि उन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है समाज की, तो निश्चित है वो अगर राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित होंगे तो शासन प्रशासन से लेकर सारी योजनाएं और उनको एक समाज को आराम पहुंचाने का काम करेंगे और समाज की जो हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी में से निकालने का, उनको उस हिस्सेदारी में पहुंचाने का काम करेंगे। आपके हम व्यक्तिगत मुद्दे जानने चाहेंगे क्योंकि आप भी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। किन मुद्दों पर आप इस बार लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि अगर आप हमें चुनते हैं तो आपके वो कौन से मुद्दे हैं? देखिए, मेरा प्रमुख मुद्दा है जो अगर देखा जाए तो देश की आधी आबादी महिलाएं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी 1000 रुपये की लाड़ली लाए हैं, हम उनको 1 लाख की लाड़ली बनाने की स्कीम पे काम कर रहे हैं। अब वो 1 लाख की लाड़ली कैसे बनेगी? हमारी सहायता समूह की जो बहनें हैं, माताएं हैं, आप पब्लिक डोमेन में रहते हैं, आप जाइए स्व सहायता समूह की बहनों को कितने समय काम मिलता है। मैं व्यक्तिगत प्रदीप चौरसिया अपनी स्वयं के खर्चे से इस मध्य प्रदेश में एक ऐसा डीपीआर बताऊंगा कि मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बताऊंगा कि छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा से किस तर्ज पे मैंने काम किया है और काम करके बताऊंगा। मैं अपने स्वयं की पैसे से, निधि नहीं, स्वयं के पैसे से करके बताऊंगा मैं कि हाँ, 1000 की लाड़ली बहना 1 लाख रुपए घर बैठ के कमा सकती है, उस तर्ज पे काम करके बताऊंगा। अब देखिए, स्वास्थ्य की बात आती है तो स्वास्थ्य के ऊपर अगर मान के चलिए समूची विधानसभा में देखा जाए तो आप जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका रिपोर्ट क्या है और आपने विधायक निधि से कितना स्वास्थ्य तक खर्चा किया है, तो आप समूचे क्षेत्र में जाइए, आप जितने भी प्राथमिक उपचार केंद्र हैं उन उपचार केंद्रों की स्थिति देखिए आप, और डॉक्टरों की स्थिति देखिए क्या है। दूसरा आता है आपका छात्रों का। ओबीसी छात्रों के लिए समूचे जिले के अंदर, मैं विधानसभा की नहीं बात कर रहा हूँ अजय जी, मैं समूची छतरपुर जिले की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ से पिछड़ा वर्ग की मंत्री पूर्व ललिता यादव जी थी, उन्होंने कितना प्रयास किया। जब इतनी बड़ी आबादी, लाखों की आबादी हमारे छात्रों की होने के बाद भी आज 1000 सीटर स्टूडेंटों के लिए जिले से लेकर, तहसील से लेकर जिले तक कहीं व्यवस्था नहीं है। हमारा मजदूर किसान वर्ग जो है वो कैसे हमारे बच्चों को पढ़ा पाएगा, कैसे उन बच्चों को उन्नत कर पाएगा, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हमें इस पर काम करना है। रही बात हेल्थ की, जैसे हमने बताया, तो हम हेल्थ पर भी काम करने का एक हमारा अलग डीपीआर है। महिलाएं न छूट पाएँ
छात्र ना छूट पाएँ, रोजगार ना छूट पाए। हमें इस पर फोकस करना है। हमारा विज़न क्लियर है कि हमें अंतिम पायदान पे कैसे काम करना है। हमारे लोगों का जो खून पसीने का मेहनत का पैसा है वो बर्बाद ना जाए, उन लोगों का पैसा सही जगह पे लगे, हमारे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें, स्वस्थ रहें और रोजगार उन्नत, हमारा जो समाज है वो उन्नत हो। समूची विधानसभा का किसी समाज विशेष से हमारा को नहीं, सभी समाज के लिए ये हम तय कर लिया है हमने, और तय करके ही आगे हम काम करने वाले हैं। ये थे हमारे साथ ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया जी, जिनका कहना है कि आगामी विधानसभा में भी वो तैयार हैं और ओबीसी की जो मांगें हैं ओबीसी महासभा की वो सरकार तक अपनी पहुंचाते हैं। उनकी मांगों को लेकर ही वो आयोजन चल रहे हैं, उन तमाम आयोजनों को लेकर वो ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम अगले कार्यक्रम में किसी और पार्टी के किसी और नेता के साथ आपको जोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।